नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 2 मार्च को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि 10 दिन बाद यानी 12 मार्च को वोटिंग के नतीजे सामने आएंगे। हरियाणा की कांग्रेस नेताओं में लोकसभा और विधानसभा के बाद अब शहरी निकाय चुनाव में भी गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा का गुट सभी शहरी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने के हक में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं ने सिर्फ नगर निगमों के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया है। वहीं टिकट दावेदार भी आला नेताओं से मेल मिलाप पर टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। और इस बीच हिसार नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा में मेयर पद के लिए 41 दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है। इस बीच 160 लोगों ने पार्षद के टिकट के लिए अप्लाई किया है। भाजपा के लोगों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब जो है छटनी करने के नाम का मुख्यालय भेजे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मेयर के लिए अपनी ही सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया है। हालांकि देखिए, यहां भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर प्रशासन की ओर से इच्छुक लोग 11 से 17 फरवरी तक जो है आवेदन कर सकेंगे। हिसार के लिए पूर्व मंत्री कुंवरपाल गुर्जर को हिसार निकाय चुनाव के लेकर प्रभारी नियुक्त किया गया है और ये आज हिसार में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भाजपा में मेयर और पार्षद का चुनाव लड़ने की लंबी कतारें हैं और वही स्क्रूटनी की टीम फॉर्म की जांच करेगी, बाद में नाम फाइनल करके मुख्यालय में भेजेगी। और वही मेयर पद के लिए और पार्षदों के लिए लोगों ने आवेदन किए हैं। और वही आपको यह भी बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने कहा है कि नगर निगम और नगर पालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना होगा। और इस बीच सभी संबोधित विभागों को चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। इस बीच आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और देखिए, संबंधित विभागाध्यक्ष खुद इसके लिए उत्तरदायी होंगे। और इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने आगे कहा कि चुनाव में किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव, धन बल या फिर बाहुबल स्वीकार्य नहीं होगा। और इस बीच कई सारे बयान सामने आए। सभी मतदाताओं से अपील की है कि निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के दबाव या फिर प्रलोभन से बचें। प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिसमें सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं और ऐसे में किसकी कितनी तैयारी है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से आचार संहिता भी लागू हो गया है और जिसके लिए तमाम पार्टियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन न करें। और इस बीच देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए शैलजा का जो गुट है, कुमारी शैलजा जी का, वो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जो है वो नगर निगमों के चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार गुटबाजी क्यों, और इस पर भी देखिए चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जैसे आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी प्रचंड जीत के बाद अब हरियाणा निकाय चुनाव पर पूरी तरह से फोकस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब देखिए हताश और निराशा तो है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस की भी है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव में हरियाणा में कौन पार्टी जीत दर्ज करती है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि हरियाणा चुनाव की निगम की चुनाव के अगर हम बात कर ले तो सभी पार्टियां जो हैं वो लगातार चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। और ऐसे में किसकी कितनी तैयारी है इस पर आज हम करेंगे चर्चा, जिसके लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और पीछे नीरज गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवालों की शुरुआत रामराजेश शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए, दिल्ली में अब आपकी पार्टी प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है, ऐसे में अब सरकार भी बनाने जा रही है, इसका कितना असर पड़ेगा निकाय चुनाव में? इसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा। हमारे निकाय चुनाव, जिसको छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है, निश्चित रूप से कमल खिलेगा और छोटी सरकार भी हमारी बनेगी। और जिस तरह से
देवतुल्य जनता जनार्दन दिल्ली की जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, उनकी गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है। ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हों, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हों। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। विदेश में हमारा डंका बजा है और दिल्ली में हमारी जलेबियां बटी हैं। आज हरियाणा भवन में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार संगठन कौशल और मैं समझता हूं सबको साथ लेकर चलने वाले, आज उन्होंने सभी पत्रकार भाइयों को, छायाकार भाइयों को और सभी को आज हरियाणा की देसी घी की जलेबी खिलाई है आज, और सभी ने खुशी का इजहार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में भी कहा था, भाई दिल्ली में भी हरियाणा की जलेबी बटेगी, हरियाणा का असर होगा। और जिस तरह से यमुना नदी, जो हमारी यमुना मैया के नाम से जानी जाती है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, हम पूजा करते हैं और इसमें स्नान करते हैं। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यमुना माई के बारे में बोला था, भाई हरियाणा सरकार इसमें जहर मिला रही है और जहर मिला के आगे भेज रही है। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई आप आ जाओ, आपके चीफ सेक्रेटरी को भेज दो और हम अपने चीफ सेक्रेटरी को भेज देंगे, आप जांच करा लो या आप आ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो जहां से दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, पल्ला गांव, पल्ला घाट के नाम से जाने जाता है, वहां यमुना मैया का जल पिया और उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया कि केजरीवाल जी ये शुद्ध जल है, हम आपको भेज रहे हैं और जहां महात्मा गांधी जी विराजमान है वहां आप भी स्नान करिए यमुना मैया में और यमुना मैया का जल पीजिए। तो ये सरासर झूठे आरोप थे, मनगढ़ंत थे, बेबुनियाद थे। झूठ का पर्दाफाश हो गया और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन, क्योंकि हरियाणा में भी दिल्ली की रिश्तेदारियां हैं, हमारे भाई रहते हैं दिल्ली में भी, और 3 तरफ से दिल्ली का बॉर्डर है वो हरियाणा से लगता है। और जिस तरह से हरियाणा की जलेबियों का दिल्ली में असर हो रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को जलेबी खिलाई। हरियाणा भवन में बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और निश्चित रूप से हरियाणा में छोटी सरकार में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और मैं समझता हूं कमल खिलने जा रहा है। हर जगह कमल ही कमल है और इसी तरह हम देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसी चलती रहेगी। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, दिल्ली में उनकी गारंटी की जीत है। और चाणक्य जी हमारे चाणक्य के नाम से विख्यात हैं, जो बहुत ही लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, उनकी चाणक्य नीति की जीत है। ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। ये हमारे नीरज गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से दिल्ली का चुनाव देखिए हुआ, रिजल्ट अपने देखिए, क्या लगता है क्या कांग्रेस जनाधार खो रही है? इस पर निकाय चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले, कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेहनत करना हमारा काम है, फल देना जनता का काम है। देखिए हमारी इलेक्शन की पूरी तैयारी है और हमारी पार्लियामेंट तो मीटिंग भी हो चुकी है और मीटिंग में काफी हद तक रूपरेखा तैयार कर लीजिए और जो कैंडिडेट है उनसे फार्म मांगे जा रहे हैं, जो भी लड़ने की इच्छा है। इसी क्रम में आज फरीदाबाद में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, मीटिंग से बोल रहा हूँ। तो देखिए हमारी पूरी तैयारी है। रही दिल्ली इलेक्शन की बात, दिल्ली इलेक्शन में देखिए 12-13 साल की एंटी कॉम्पिटिशन थी। दूसरा एक बात और थी कि हरियाणा में अब इनको चुप कराओ, इनको चुप कराओ, इसकी आदत खराब है, इसकी चुप कराओ। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, इनको आदत चुप कराओ। जी रामराजे शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, सुन लीजिए। जो बीजेपी अपने बयान कर रही है, देखिए 39.9% इनका है और 39.5 हमारा है। सिर्फ 0.4 से हम आ रहे हैं और वो 0.4 किसकी से आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं कि जितनी भी सीटें वो 0.4 का डिसीजन आम आदमी पार्टी से। यही चीज दिल्ली में देखने को मिली। जो 12 सीटों पे हार का आम आदमी को सामना करना करा, उसमें कांग्रेस का वोट बैंक के कारण सामना करना पड़ना। अदरवाइज बीजेपी मेजोरिटी में ना आती और इनको मेजोरिटी के लिए जोर बनाना पड़ा, क्यों 22 और 13, 23 और 12, 35 सीटें हो जाती। देखिए तो वो मुद्दा अलग है। नगर निगम चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं
हम पूरी से लड़ेंगे। और दूसरा ये जो तारीफे के पुल मार रहे हैं, यमुना नदी का उदाहरण दे रहे हैं, यमुना मैया का, अरे भैया पहले गंगा मैया तो साफ कर लो। 12, 13, 14 साल से तो आपकी सरकार है और गंगा मैया आप लोग तो साफ हुई नहीं, गंगा मैया तो आज तक साफ हुई नहीं। आप यमुना का नाश करने को लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते थे मैं गंगा का बेटा हूँ, और गंगा का क्या हाल है और पूरे देश में पता है यूपी में क्या हाल है। आज तक तो वो योगी जी ये गंगा साफ नहीं कर पाए। अब सेकेंडरी बार उसी तरह यमुना पे भी चुनाव करेंगे। अब इनको मौका दिया है, वो जनता तय करेगी काम क्या करते हैं। 27 साल बाद यहाँ आए हुए हैं और अब इनके देखने वाली बात है कि अपने वादे कैसे पूरे करते क्या नहीं करते। ठीक है, जवाब दे दीजिए रामराजे शर्मा जी। देखो ये कभी तो यमुना मैया के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, कभी गंगा मैया के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। ये अपनी बता नहीं रहा। ये तो 0/0 तीसरी बार ये 0 पाए हैं। इनका तो खाता भी नहीं खुला। दिल्ली वालों ने तो इनको नकार दिया। पहले हरियाणा की जनता ने नकारा, अब दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। अब निकाय चुनाव में देख लेना, निकाय चुनाव में भी ये 0/0 रहेंगे। और फिर ये क्या करेंगे, फिर ईवीएम मशीनों के ऊपर भांडा फोड़ेंगे। इनके सहयोगी दल हैं वो अमरुद्दीन अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, इनका घटक दल है। फारूक अब्दुल्ला जी के लड़के हैं। उन्होंने इनको सलाह दी थी कि भाई ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना छोड़ दो और जो जनता ने जनादेश दिया उसको स्वीकार करना सीखो, अपनी सहन शक्ति मजबूत करो। नेता प्रतिपक्ष का ये चुनाव नहीं कर पाए अभी तक। और इनमें कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वो अपने कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं अजय यादव कांग्रेस है, कैप्टन अजय यादव, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। तो ये तो आपस में लठम लठा और इनके अंदर तो लठ बज रहा है। इनका तो भगवान ही मालिक है। इसका जवाब नीरज गुप्ता जी आप दीजिएगा। ये देखिए जो अपनी चुनाव से पहले देखिए गुटबाजी देखने को मिल रही है। आप इनको चुप कराइए। देखिए चुनाव जो है पार्टी के सिंबल पे लड़ा देखिए जाएगा। कोई मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं नगर निगम चुनाव पे लड़ा जाएगा। तो ऐसे में चुनाव चिन्ह को लेकर ही गुटबाजी देखी जा रही है। चुनाव पहले कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी चरम पर है। नीरज गुप्ता देखिए कोई गुटबाजी नहीं है। मैं उसका कारण बताता हूँ। हर नेता को अपनी राय रखने का अधिकार है। कुछ नेता चाहते हैं सिंबल में चुनाव ना हो और कुछ चाहते हैं सिंबल में चुनाव हो, तो इसमें गुटबाजी नहीं है। अभी हाईकमान डिसाइड हो जाएगा, आज डिसाइड हो जाएगा सिंबल में चुनाव है नहीं है। और हमने सिंबल में चुनाव के पक्ष में लोग जा रहे हैं कि सिंबल में चुनाव किया जाए। जिसका पक्ष मजबूत होगा वो हाईकमान फैसला होगा। दूसरी अभी ये बात कह रहे थे कि भाई गुटबाजी है। अरे भाई अपने 100 दिन की उपलब्धि लेके चले थे आपके नायब सैनी जी, 100 दिन का झंडा उठा के लेते। और आपके वो अनिल विज ने क्या बोला, भूल गए इतनी जल्दी? 100 दिन का जश्न भी नहीं मनाने दिया। उन्होंने अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उन्होंने कह दिया उन्होंने ये बात बोल दी। अनिल विज जी ने ये बात बोली भाई ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मंत्री पद चाहिए, मुझसे सब कुछ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, विधायकी मेरी कोई छीन नहीं सकता। तो भाई साहब गुटबाजी तो आप अपने देखो। अभी आने वाले टाइम में आपको पता पड़ेगा आपकी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं, अंदर कितने गुट रो रहे हैं। और रही नगर निगम के चुनाव, नगर चुनाव बड़ी मेहनत से हिम्मत से लड़ेंगे और जनता में आशीर्वाद देगी। जनता का जो मैंडेट होगा सभी कार्य करेंगे। अगर जनता में रात देगी तो राज मिलेगा, वरना विपक्ष में बैठेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दे दीजिए रामराजे शर्मा जी। देखो इनसे अपना तो संभाला नहीं जा रहा। ये हमारी पार्टी के ऊपर करते हैं। हमारी पार्टी के ऊपर नुक्ताचीनी करने से पहले अपना घर संभालें। हमारा पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। और हमने तो बूथ कमेटियां बना ली, शक्ति केंद्र प्रमुख बना लिए, मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो लिया हमारे यहाँ, जिला अध्यक्षों का भी चल रहा था। अभी ये चुनाव आगे निकाय चुनाव, ये निकाय चुनाव जीत के इसके बाद में हमारा जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का होगा। हमारा संगठन तो बहुत मजबूत है। और जिस तरह से हमने बूथ कमेटियां तक हम मजबूत हैं, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और आने वाले निकाय चुनाव में कमल खिलेगा, कमल हर जगह कमल खिलेगा, कमल, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता मजबूत है। हमारी पार्टी बहुत ही संगठित पार्टी है और बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में हमारा संगठन जाना जाता है। आपकी तरह नहीं है। आपके जैसे ऑब्जर्वर आए तो ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, जैसे आजादी से पहले नारे लग रहे थे वो इनके नारे लग रहे। शैलजा बहन जी कुछ कहती है, भूपेंद्र हुड्डा जी कुछ कहता है, रणदीप सुरजेवाला कुछ कहता है। अरे नेता प्रतिपक्ष का आप चुनाव दे नहीं पाए, उसका चुनाव कर नहीं पाए। और दूसरा आपका संगठन आपका बना नहीं है, आप किस आधार पर चुनाव लड़ोगे?
कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दोगे? आपका तो आपस में लट बज रहा है, भगवान ही मालिक आपका। दिल्ली में आपका खाता तक नहीं खुला, 0/0, 0/0, तीसरी बार 0 आई आपके यहां तो। और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी जी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनकी नीतियों पर मोहर लगाई है, उनके सिद्धांतों पर मोहर लगाई है और मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है। ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये हमारे चाणक्य आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत है। और ये हमारे मनोहर लाल जी, जो बूथ मैनेजमेंट के माहिर हैं, ये उनकी मनोहर नीतियों की जीत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, स्टार प्रचारक रहे, ये उनके प्रचार की जीत है। ये छत्ती बिरादरी की जीत है, देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। ठीक है। नीरज गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए इतने दिन हो गए सरकार बने हुए हैं, लेकिन अभी तक आपकी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया। नहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी है जन विश्वास खो रही है? जनता कैसे विश्वास करे आपकी पार्टी पर? बात करने में कोई गुरेज नहीं होता। आप जानते हो मैं सही बात के अंदर बोलता हूँ ना, मैं इससे डरता किसी बात से। ये बात हमारी कमी है पार्टी को, अभी तक इससे फैसले ले लेना चाहिए था और जिसे भी पार्टी हाईकमान बना देती है उसे बना देना चाहिए था। क्योंकि देखिए सीएलपी लीडर का पद एक संवैधानिक पद होता है, एक मजबूत पद होता है। इस बात से मैं सहमत हूँ। डिले हो गया, काफी डिले हो गया और बड़ी जल्दी अब से फैसला हो जाएगा। दूसरा, मैं अभी ये अपनी जिसके सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर की बखान कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ भैया, वही विश्व के ताकतवर प्राइम मिनिस्टर के बदौलत जो हमारे अमेरिका से आए हैं, बेड़ियों में जले आए हैं, बेड़ियों में किसी कमर पे बेड़ी बांधे, किसी पैर में बेड़ी, उनकी पीढ़ियां सुनी है। और आपके तो भैया, आपके तो वो जानकार थे, आपके तो ट्रंप उनके दोस्त थे, फिर भी उनको कैसी दयनीय स्थिति में भेजा। इस सब चैनल के माध्यम से सब लोगों की आप बीती सुनिए, पंजाब के लोगों की सुनिए, जितने भी लोग गए थे वो बर्बाद हो गया है। किसी लेडीज तक को नहीं छोड़ा, लेडीज के पैरों में कमर में बेड़ियां बंधी पड़ी थी। आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा वक्त ये बताऊं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब अर्थव्यवस्था मनमोहन की सरकार थी तो बोलते थे जिस देश का रुपया गिर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर गिरता है। तो भैया अब रुपया का क्या हाल है? आप कौन गिर रहा है? आप देश के सबसे बड़े लोकप्रिय मंत्री, अब ये कौन गिर रहा है? आप नहीं गिर रहे मोदी जी, जब मोदी जी नहीं गिर रहे, आप मोदी जी नहीं गिर रहे। तो देखिए सब बेमानी बातें हैं और ये जनता, हम तो मैं नगर निगम चुनाव पूरी मेहनत से करेंगे और जनता परिणाम देखिए कौन जीते कौन हारा। जनता ही राजा सदंग रंग से राजा मनाती है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो रावण कभी नहीं चला। तो ये इनकी हैसियत क्या है ये वक्त बताएगा, जनता बताएगी। ठीक है, रामराजे शर्मा जी जवाब दे दीजिए। उसके बारे में कहा जो अमेरिका से हमारे भारतीय रिटर्न हुए हैं, ऐसा नहीं है, पहली बार नहीं हुआ ये। पहले किस दयनीय स्थिति में हुई है, किस दयनीय स्थिति में हुई है, मेन बात ये है। सुन तो जा यार, सुनने की हिम्मत भी किस दयनीय स्थिति में हुई है, अरे सुनने की तो रखे यार। सुन लीजिए। ऐसा है, पहले भी ऐसे अवैध रूप से जो वहां पे जाते हैं उनको पहले भी ऐसे भेजा गया है। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। फिर भी हमारी सरकार उनके साथ है, हम उन परिवारों के साथ हैं और उनके पक्ष में जो संभव होगा सरकार जरूर करेगी। और जो अवैध रूप से हमारे भाइयों को जो विदेश में भेज रहे हैं, उन एजेंटों के खिलाफ FIR भी लॉन्च हुई है और उनके खिलाफ मैं समझता हूं जिस तरह से अभियान हमारी सरकार चला रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। भाई कोई भी, और उन्होंने हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन से आह्वान भी किया, हमारे युवाओं को आह्वान भी किया है कि भाई अवैध रूप से कोई भी हमारा भाई विदेश नहीं जाए और सरकार उनके साथ है, उनके पक्ष में। निकाय चुनाव पे आ जाते हैं। रामराजे शर्मा जी, देखिए अभी कांग्रेस में सिंबल को लेकर देखिए जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, इस पर आपकी पार्टी का क्या राय है? आपकी पार्टी सिंबल पे लड़ेगी या फिर पार्टी के सिंबल पे लड़ेगी या नगर निगम चुनाव के सिंबल पर लड़ेगी? देखो, हमारी पार्टी नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। नगर पालिका के बारे में अभी पार्टी विचार कर रही है। आजकल में ये भी फैसला हो जाएगा और जैसे ही होगा आप सबको बता दिया जाएगा। और हमारी पार्टी बहुत मजबूत संगठन है और हमने अभी सबके बायोडेटा लेना शुरू कर दिए हैं और इस संदर्भ में हमारे वरिष्ठ नेताओं की सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। हमने सारे प्रभारी, चुनाव प्रभारी बना दिए हैं और वो बायोडेटा भी ले रहे हैं और जिलाध्यक्ष के माध्यम से भी बायोडेटा हमने सबको बोला है अपने जिलाध्यक्ष को अपना बायोडेटा दें। पार्टी उस पर विचार कर रही है और जल्दी ही पार्टी इसका पैनल बना लेगी और फिर पैनल बना के हमारे हाईकमांड के पास में भेज देगी और उस पर जल्दी फैसला हो जाएगा। और जिस तरह से माननीय मोदी जी की लहर चल रही है, ये सुनामी का रूप ले लिया दिल्ली में, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने
आदरणीय मोदी जी की नीतियों पे, उनके सिद्धांतों पे मोहर लगाई है, ये मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है। तो हरियाणा में भी ये जो छोटी सरकार, हमारी छोटी सरकार का चुनाव है, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और हरियाणा की जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, केंद्र में बनाई और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाई, दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए मैं देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं, जो संकल्प पत्र के माध्यम से हमने संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उस टाइम में कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग ने लगभग 25,000 के करीब भर्तियां रुकवा दी थी हमारे बेरोजगार भाई बहनों की, उस टाइम में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को हमारी पार्टी ने अगला मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया था। भाई इनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, ये अगले मुख्यमंत्री होंगे। उस टाइम में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार पदभार बाद में ग्रहण करेगी, पहले इन बेरोजगार भाई बहनों को हम रोजगार देंगे, इनका रिजल्ट आउट करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं, वो जुबान के धनी हैं, उन्होंने वायदा निभाया, पहले अपने भाई बहनों का रिजल्ट आउट किया, उनको नौकरी दी और उनको ज्वाइन कराया, उसके बाद में सरकार ने पदभार ग्रहण कराया। और जिस तरह से डीएससी समाज को, जो शोषित वंचित समाज के रूप में इन्होंने कांग्रेस ने उस टाइम में जाना जाता था, एससी समाज में वर्गीकरण किया आरक्षण में और डीएससी समाज को उसका हिस्सा दिया। ये एससी मैं आपको फिर बता दूं, एससी जो एससी वर्ग में आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया और डीएससी समाज को उसका हिस्सा दिया। डीएससी समाज ने जींद में एक विशाल जलसा करके, एक विशाल जनसमूह के रूप में इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करा और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करा। और जिस तरह से 1,25,000 जो बेरोजगार भाई बहन थे, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में थे, वो हमने इस ठेकेदारी प्रथा को बंद किया, कौशल रोजगार निगम लेकर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल विधेयक इन अपने भाई बहनों के पक्ष में लेके आए, जो कौशल रोजगार निगम में हमारे बच्चे लगे हुए थे, और इनके पक्ष में विधेयक पास किया और इनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं, मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं जो करते हैं, ये जुबान के धनी हैं, जो कह दिया सो कह दिया। और जिस तरह से किसान भाइयों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने बोनस दिया, क्योंकि फसल वो आपकी बार बारिश लेट हुई थी, तो उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने घोषणा की थी 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने इनका किसानों को वो क्या नाम है बीमा दिया, इनको फसल का क्या वो बोनस के रूप में दिया। और जिस तरह से 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दी, 24 फसलें हरियाणा की सभी फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको गारंटी दी है 24 फसलों की और एक नोटिफिकेशन कर किया है। तो मैं समझता हूं इसके लिए भी किसान भाई गदगद हैं और किसान भाई इनकी बहकाई में नहीं आ रहे। जैसे कांग्रेस वाले पहले बका देते थे और किसान भाइयों का यूज करते थे, आज हरियाणा का किसान जाग चुका है और इनकी बहकाई में आने वाला नहीं है। नहीं तो ये बार बार किसानों को इन्होंने ठगने का काम किया था। पहले ये 4-6 का नोटिस थमा देते थे इनके टाइम में, सेक्शन 4-6 का, किसान को डरा धमकाया, सस्ते भाव में जमीन डपली, महंगे भाव में को बेच देते थे। शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। नीरज गुप्ता जी, देखिए बीते शुक्रवार को आपकी पार्टी की तरफ से बैठक की गई, मीटिंग ली गई, फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है। क्यों बार बार ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है? नहीं लगता आपको कि ईवीएम पर सवाल उठाने से बेहतर है कि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए? कि जहां संदेह है, देखिए उत्तराखंड में इलेक्शन बिना वीएम के हुए हैं। जब उत्तराखंड में इलेक्शन बिना वीएम के हो सकते तो हरियाणा में क्यों नहीं? हमने वो बात बोली है, वो बात बोली है। अगर ऐसा था तो आपने उत्तराखंड में आपको खाता खोला क्या? उत्तराखंड में आपका गुप्ता जी, देखिए उत्तराखंड में आपका खाता खुला क्या? अरे भाई चुप हो जा, बीच में मत बोल, चुप हो जा, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा। उत्तराखंड में देखिए हमने उस बात पे बोला है क्या खाता खुला ना खुला अलग बात है। जैसे उत्तराखंड में इलेक्शन आप बैलेट पे हुआ तो हमने ये कहा है कि हरियाणा में भी बैलेट पे किया जाए, तो हमने इस पे क्वेश्चन नहीं किया। जब उत्तराखंड में आप अपनी मर्जी से बैलेट पे करा सकते हैं भाई, तो आपने अपनी मर्जी से बैलेट पे क्यों कराया? ईवीएम पे कराते।
वही बात हमने बोली है कि उत्तराखंड की तर्ज पे हरियाणा में इलेक्शन कराया जाए, तो क्या गलत बोला? आप अपनी मर्जी से कहीं तो बैलेट में कराते हो, कभी ईएम पे कराते हो, कोई संवैधानिक प्रक्रिया है नहीं है। यह चुनाव आयोग बिल्कुल सोया पड़ा है। ये आपके हिसाब में चलेगा तो आपका होगा, बैलेट पे होगा तो बैलेट पे होगा, आपका होगा तो ईवीएम पे होगा। जब एक ही प्रक्रिया है, अगर ईवीएम पे चुनाव हो रहा है तो ईवीएम पे कराइए, नहीं कह रहा तो बैलेट पे हो जाए हमें। तो हम तो एक ही बैलेट में चाहते हैं पेपर, जैसे उत्तराखंड की तरफ से बैलेट में चुनाव किए जाए, हमने ये अनुरोध किया है। और देखिए ये अपनी ये कहते हैं 1.25 लाख रोजगार, इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। इतने बेशरम इंसान झूठ बोल रहे। 25,000 आपको नौकरी दी है, 25,000 मेरे पे रिकॉर्ड है, और 1.25 लाख दिए हैं। मेरे जुबान के धनी है। 2100 रुपए का खाता भी खुला नहीं, महिला को खाता 500 का सिलेंडर मिला नहीं, और 1.25 लाख की जगह 25,000 को रोजगार दिया और उसको 1.25 लाख बोलते हैं। 2 लाख रोजगार का वादा बाकी है, और समाज समस्याएं महंगी हुई है, और कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन मैं लास्ट में ये कहूंगा, देखिए सुबह सुबह इनसे बहस करने कोई लाभ नहीं है, ये बीच का कोरम बिगाड़ते हैं। और मैं नगर निगम चुनाव चाहूंगा कि आपके साथ से लड़ा जाए। सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया, वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची के। अब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना। ये नगर निगम चुनाव हम बड़ी मेहनत से लड़ेंगे, और हमारी पार्टी आज मीटिंग कर रही है। और आपको क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आप लड़ो, जीतो, जनता बताएगी कौन जीते कौन हारेगा। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? अब बेचैन तो आप हो रहे हो। अरे बेचैन तो आप हो रहे हो। आपकी सरकार, आपकी विधानसभा सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम चुनाव हम लड़ रहे हैं। बेचैन कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। अरे दिल्ली में बन गई, दिल्ली में हमारी जैसे बनी है भाई। सरकार बन गई। 39.9 वोट परसेंटेज हमारा था, 39.5 हमारा है। 60.4 से हारे थे हरियाणा में हम, और वो भी आम आदमी पार्टी से हारे। अयोध्या भी जीत गए। ठीक है, देखिए किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल आप दोनों के इस खास चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हरियाणा में जो है निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। बीजेपी एक तरफ से दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर भी आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये तो जनता अपने वोट की चोट से जरूर करेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।